हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल का जो राइटअप है उसके बारे में, जो आपका सेकेंड ईयर का बेसिक फूड्स प्रिपरेशन का प्रैक्टिकल है। उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध एवं दूध से बने पदार्थ, प्रयोग संख्या 2E। इसमें हम पढ़ेंगे दूध के बारे में और दूध से क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। दूध क्या है? दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम जब डाइट प्लानिंग करेंगे, आपका जो मील प्लानिंग वाला प्रैक्टिकल है उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है। तो क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ों में ये काम आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जो प्रोटीन है वो कंप्लीट है, इसके अलावा मिल्क है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। एक तरह से इसको कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। और हर एक अवस्था में इसकी इम्पोर्टेंस होती है, चाहे बीमारी की अवस्था हो या डेवलपमेंट की अवस्था हो या रेगुलर वेयर एंड टेयर भी, मतलब जो मरम्मत होती है शरीर की, उसके लिए भी दूध बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ख़ास तौर से शैशवावस्था और बाल्यावस्था का ये प्रमुख आहार है। और सब मिलाकर के, क्योंकि ये दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार बनाते हैं, तो और पचने में भी हल्का रहता है, इसलिए भी इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब दूध का संगठन देखा जाए तो इसमें क्या क्या है। इसमें वसा, कार्बोज, प्रोटीन और बहुत से कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का जटिल मिश्रण है। इसका महत्व हमारे देश में आदिकाल से चला आ रहा है। जब तक, अभी तो आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता लग रहा है, लेकिन पहले जब न्यूट्रिएंट्स इतने कैलकुलेट नहीं होते थे, इतना आइडेंटिफाई नहीं होते थे, तभी भी इसका महत्व हमारे देश में आदिकाल से चला आ रहा है। इसको अमृत का स्थान भी दिया जाता है और अभी भी सुबह की पहली चाय या कॉफ़ी का मुख्य भाग है। हम उठते ही सबसे पहले चाय या कॉफ़ी लेते हैं। ये बच्चे जो होते हैं वो दूध लेते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफस्टाइल में। शाकाहारियों के लिए ख़ास तौर से संतुलित आहार में दूध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। और क्योंकि शाकाहारी लोग दूध के अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले पाते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो और कंप्लीट भी हो। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें भी आती है, इसमें बहुत वैरायटी आती है। जैसे कि दूध है, दूध पाउडर है, दही है, छाछ है, पनीर है, चीज़ है, छेना है, ये सब आते हैं। किसी भी रूप में हम अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, जैसे दही, रायता, खीर, श्रीखंड, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फ़ी। आप याद करेंगे तो हर दिन आपको कुछ न कुछ दूध का प्रोडक्ट आप लेते ही हैं। अब अलग अलग प्रकार के जो दुधारू पशु होते हैं या मनुष्य भी होते हैं, उनसे प्राप्त दूध का रासायनिक संगठन जो है भिन्न भिन्न होता है। अगर माता के दूध से कंपेयर किया जाए, जो ह्यूमन है, जो हमारी माता होती है, माता के दूध में जो प्रोटीन है और खनिज लवण है उसकी और वसा की मात्रा गाय के दूध से कम होती है, किंतु लैक्टोज की मात्रा गाय के दूध से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से गाय और भैंस के दूध की मध्य भी भिन्नता होती है। भैंस के दूध में वसा अधिक पाई जाती है और गाय के दूध में पानी और जो पचनशील प्रोटीन होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। अब इसको अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन भी कहा जाता है, जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं, जो कि आसानी से पच जाता है। और सिर्फ आसानी से पचता ही नहीं है, बल्कि ये जाकर के और जितना हमने दूध का प्रोटीन लिया है उतना का उतना बॉडी में जाकर के बन जाता है, और इसलिए इसको गुड क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं। जो दूसरे प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे कि दालें वगैरह है, उसमें से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज चला जाता है, पूरा का पूरा प्रोटीन काम में नहीं आ पाता है। लेकिन दूध का जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा काम आ जाता है और पूरा का पूरा एज इट इज़ बॉडी में सेल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अब ये कैल्शियम और फास्फोरस का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन एक ही चीज़ है कि आयरन इसमें बहुत कम पाया जाता है, न के बराबर। और विटामिन सी भी इसमें नहीं पाया जाता है, जो कि बाकी के सारे विटामिन जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं वो सब दूध में उपस्थित होते हैं। खास तौर से दूध में राइबोफ्लेविन की उच्च मात्रा पाई जाती है। शर्करा भी पाई जाती है लैक्टोज के रूप में, जो कि मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होती है। इसलिए हमेशा से बच्चों और शिशुओं के लिए दूध एक आदर्श आहार रहा है कि दूध तो देना ही होता है हमें बच्चों को।
और हालांकि विटामिन सी और लौह तत्व की कमी रहती है, तो बच्चों को ये जो चीज़ें हैं ये किसी और फूड से देनी पड़ती है। बाकी सारी चीज़ें उसको दूध से मिल जाती है। अब हम दूध के प्रकार अगर देखते हैं तो किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि संपूर्ण दूध, संपूर्ण दूध, वसा रहित दूध। संपूर्ण दूध क्या है, जिसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया है और पूरा का पूरा एज इट इज़, जैसे कि नॉर्मली लेते हैं दूध वाले से लेते हैं, या जो गाय के दूध से जैसे जो प्राप्त हो रहा है, या भैंस का दूध प्राप्त हो रहा है डायरेक्ट, तो उससे जो दूध मिल रहा है वो संपूर्ण दूध है। उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया है, सारे के सारे पौष्टिक तत्व उसी मात्रा में उपस्थित हैं जो कि प्राकृतिक रूप से होते हैं। फिर आता है वसा रहित दूध। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वसा की मात्रा 0.5 से 0.1% तक होती है, क्योंकि इसमें से वसा को निकाल लिया जाता है। लेकिन साथ साथ वसा के जो घुलनशील जीवन सत्व हैं वो भी निकल जाते हैं। तो जो लोग को वसा पचने में मुश्किल हो रही है, या फिर जो कि वसा नहीं लेना चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से, तो उनके लिए ये अच्छा रहता है और ये दूध सुपाच्य रहता है। फिर आता है खमीरीकृत दूध। खमीरीकृत दूध क्या है, नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो दही मट्ठा वगैरह है यही खमीरीकृत दूध कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर खमीरीकरण की क्रिया हो जाती है, तो उसके वजह से खमीरीकृत दूध प्राप्त होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर है वाष्पीकरण किया हुआ पूर्ण या वसा रहित दूध। दो प्रकार के होंगे, ये भी पूर्ण होगा या फिर वसा रहित दूध होगा। वाष्पीकृत यानी कि दूध का पानी सुखा लिया जाता है। 50 से 60% तक पानी वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा निकाल दिया जाता है, और उसके बाद में इस दूध को डिब्बों में भर लिया जाता है, जीवाणु रहित किया जाता है। और फिर इसके फलस्वरूप, क्योंकि इसके अंदर बहुत हीटिंग वगैरह हो जाती है, तो दूध के अंदर जो शर्करा है और प्रोटीन है उसमें परस्पर क्रिया हो जाती है, मैलाड प्रक्रिया। इसके कारण हल्का भूरा और खुशबूदार हो जाता है इसमें। फिर है मीठा सांद्र दूध। मीठा सांद्र दूध यानी स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। ये जो आप कंडेंस मिल्क यूज़ करते हो हलवा में या और मिठाइयों में, नारियल के लड्डू में, ये सारे स्वीटेंड कंडेंस मिल्क कहलाते हैं। ये जो दूध है ये जीवाणु रहित नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा दूध है। तो फिर इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो इसमें शर्करा का प्रयोग किया जाता है, और इसकी वजह से परासरण दाब बढ़ जाता है और जीवाणुओं की वृद्धि जो है रुक जाती है। और फिर इसके बाद में दूध को इसके लिए पहले दूध को पाश्चुरीकृत कर लिया जाता है, उसके बाद सांद्र किया जाता है, और फिर इसमें सुक्रोज का मिश्रण किया जाता है। कम से कम 65% तक इसमें शुगर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इसी को हम सब के लिए यूज़ किया जा सकता है, हम सब के लिए यूज़ नहीं कर सकते इसको। छोटे बच्चों के लिए ताज़े दूध का स्थान ये नहीं ले सकता है, ठीक है। और फिर आता है सूखा दूध पाउडर। सूखा दूध पाउडर से आप परिचित हैं, जो मिल्क पाउडर के नाम से आता है, पूर्ण आता है, या फिर वसा रहित दूध से भी बन सकता है। ये स्प्रे ड्रायर या वैक्यूम ड्रायर की सहायता से निर्जलीकृत किया जाता है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहता है, 97% तक निर्जलीकृत हो जाता है। और इसको फिर लंबे समय तक रखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको फ्रीज़र में या फ्रीज़ में रखा जाए, इसको बाहर भी रख सकते हैं। और क्योंकि उच्च तापक्रम की सहायता से इसको निर्जलीकृत किया जाता है, तो इसकी वजह से सारे जो माइक्रोब्स है वो सब नष्ट हो जाते हैं, और साथ साथ ये एंजाइम लाइपेज को भी निष्क्रिय कर देता है, जिससे कि वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो तैयार दूध है उसको डिब्बाबंद या पैकिंग ऐसी कर दी जाती है जैसे कि वायु, नमी आदि उसके अंदर नहीं जा सके, प्रकाश भी नहीं जाए, तो 6 महीने तक ये सेफ़ रहता है। और लेकिन किसी भी समय जब इसमें पानी मिलाया जाए तो ये आसानी से दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस इसमें होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा बचा रहता है। फिर आता है वे पाउडर। वे क्या होता है, चीज़ और केसीन का जो प्रोटीन बनता है उस समय अतिरिक्त उत्पाद के रूप में वे की प्राप्ति होती है। यानी कि पानी जैसा पदार्थ होता है जो निकल जाता है, जब हम पनीर निकाल लेते हैं तो जो इसका पानी रहता है उसको कहते हैं। फिर उसको भी पाउडर के रूप में परिवर्तित करके और उत्पाद बनाए जाते हैं, और ये इसमें एक लघु और महत्वपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी आजकल बहुत इम्पोर्टेंस है। वे प्रोटीन के नाम से आपने अगर सुना होगा तो इसको जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उसको भी, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन इसमें पाया जाता है।
इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स में, टॉफ़ीज़ में, इन सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है खोया। खोया किससे आप लोग सब परिचित होंगे कि दूध को पकाकर गाढ़ा किया जाता है और इससे उसका प्रोटीन जो है स्कंदित हो जाता है, और इसको तब तक चलाया और पकाया जाता है जब तक कि वो सेमी सॉलिड नहीं बन जाता है। और फिर उसके बाद में चलाते रहते हैं और वाष्पीकरण होता रहता है जब तक कि खोआ जो है पात्र के किनारों से चिपकना छोड़ दे, हलवे जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है। और क्योंकि प्रोटीन और वसा और सब आपस में मिलता है और होमोजीनीकरण हो जाता है, तो इस समय खोए का रंग जो है मेलार्ड प्रतिक्रिया के कारण भूरा हो जाता है। आप इसके बारे में थ्योरी में भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह से इसका समझ में आ जाएगा, और या पढ़ लिया होगा हो सकता है आपने, तो आपको रिवाइज हो जाएगा कि ये किस तरह से मैथ है। अगर इसमें शक्कर मिला दी जाए तो जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है और खोए को और 3-4 महीने तक भी रखा जा सकता है। और वसा की मात्रा जो है दूध के ऊपर निर्भर करती है। अगर भैंस के दूध से बनाया हुआ खोआ है तो 46% और गाय के दूध से बनाया खोआ तो 35% तक इसमें वसा होती है। लेकिन जो विटामिन है वो काफ़ी सारा नष्ट हो जाता है, क्योंकि खुले में उसको पकाया जाता है, हीट लगातार दी जाती है और हवा भी साथ में, ऑक्सीजन भी लगती रहती है, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वजह से विटामिन ए जो है इसमें नष्ट हो जाता है। बाकी खोए का प्रयोग आप सब जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, मिठाइयों में, सब में उपयोग में किया जाता है। गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, बर्फ़ी आदि बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है छेना। छेना भी क्या होता है कि दूध को गर्म करते हैं, प्रोटीन को स्कंदित कर दिया जाता है तो उससे बनाया जाता है। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि अम्ल की सहायता से इसका स्कंदन किया जाता है। अगर औद्योगिक स्तर पे बनाया जाए, पनीर पूरा फैक्ट्री टाइप बनता है जब, तो उसमें रेनेट एंजाइम की सहायता ली जाती है। और अगर घर पे बनाया जाए तो दही का प्रयोग किया जाता है या फिर नींबू डाला जाता है। और स्कंदन के बाद क्या करते हैं, छेने को छान कर उसका पानी हटा दिया जाता है और इससे रसगुल्ले, संदेश आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है घी, जिसका उपयोग जिसका निर्माण दुग्ध की वसा को पकाकर किया जाता है। और इसको भी या तो मक्खन से या दूध की मलाई से बनाया जाता है। और घी को क्लैरिफाइड बटर भी कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में यानी कि डेली में भी इसको काम में लिया ही जाता है। तो इस तरह से इसको भी एक प्रोडक्ट के रूप में मान सकते हैं। अब खमीरीकृत दूध, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसके प्रकार बताऊँ तो एक तो है मक्खन, जिसको कि दूध को जब जमा करके चाहे तो उसके अंदर बैक्टीरिया डाल करके और खमीरीकरण किया जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के द्वारा। और ये क्या करते हैं कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टोज शुगर को, तो वो ले सकते हैं। और या फिर जो घरों में हम थोड़ा सा जामुन डाल के बनाते हैं और फिर उसके बाद में उसको फेंटा जाता है, तो क्या होता है कि वसा के कणों के ऊपर की जो प्रोटीन की लेयर है वो टूट जाती है और वसा के कण आपस में जुड़ जाते हैं। और ऐसा लगातार करते रहने से जो वसा के कण हैं वो तो आपस में मिल जाते हैं, और जो छाछ है या मट्ठा है वो पृथक हो जाता है। फिर जो हल्का पीले रंग का ऊपर जो सॉलिड सेमी सॉलिड पोर्शन रहता है वो मक्खन कहलाता है। पीला रंग उसके अंदर पाए जाने वाले कैरोटीन विटामिन के कारण होता है, जो कि गाय के जो चारा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा। लेकिन इसमें काफ़ी मात्रा में पानी रहता है, तो इसलिए इसको ठंडी जगह पे ही रखना ज़रूरी, नहीं तो ये खट्टा और ख़राब हो सकता है। फिर आता है दही। दही से आप लोग सब परिचित है कि दही के लिए क्या करते हैं, लैक्टोज शुगर वही है जो आपका जामन डालते हैं या फिर इसमें जो माइक्रोब्स डालते हैं, यीस्ट डालते हैं, जिसकी वजह से लैक्टोज शुगर जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। और दूध के जो प्रोटीन है वो स्कंदित हो जाता है, और जिसके कारण से जो वसा के कण हैं वो जुड़ करके और दही की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जीवाणु सम्मिलित होते हैं। और घर पर जब हम बनाते हैं तो सामान्य विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें दूध की अशुद्धियाँ निकाल के छान के उबाल लेते हैं ताकि जो दूसरे जीवाणु हैं उनसे मुक्त हो जाए। उबालने के बाद जब निश्चित एक तापक्रम तक ठंडा कर लिया जाता है, फिर इस मात्रा में दूध में कुछ मात्रा में दही डाला जाता है और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है। फिर 6 से 8 घंटे तक अगर ढककर छोड़ दिया जाता है तो अम्लीयता के बढ़ने से और केसीन प्रोटीन के स्कंदन के कारण दही जम जाता है। तो ये आपको मार्केट के भी मिलते हैं और घर पे भी हम दही जमा सकते हैं। फिर एक योगर्ट है, आपको लगता होगा दही और योगर्ट में क्या डिफरेंस है।
ये जो है योगर्ट जो है ये पूर्ण वसा युक्त होता है, कम वसा युक्त होता है या वसा रहित दूध या क्रीम के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर जीवाणुओं का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, तो तीनों का मिश्रण करके और 42 से 46 डिग्री टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है और फिर उसमें फल या शर्करा मिक्स करके थोड़ा मीठा बना दिया जाता है। तब ये इसके अंदर फॉलिक एसिड भी बढ़ जाता है और बाकी जो लैक्टोज शुगर है वो तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता ही है। तो इस तरह से जो बनता है वो योगर्ट कहलाता है। और ये बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में, जैसे कि अतिसार, कब्ज, मधुमेह वगैरह में लाभदायक होता है। फिर आता है श्रीखंड। ये एक तरह से दूध का प्रकार नहीं कह सकते, ये रेसिपी है जो दूध के प्रोडक्ट से यानी दही से बनता है। तो आप उसमें भी आप इसको, मैं इसमें आगे रेसिपी बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आप देखना इसको। फिर चीज़ क्या है? चीज़ जो है इसके लिए एक तो होता है पनीर और एक होता है चीज़। जो घरों में हम बनाते हैं वो पनीर बनता है दूध फाड़ के, जो दबा के बना लेते हैं। लेकिन जो चीज़ है उसमें क्या करते हैं कि दूध को गर्म करते हैं, फिर उसका दही जमाते हैं। दही के बाद में रेनेट एंजाइम डाला जाता है और उसके बाद में उस दही को काट लिया जाता है। काटने से दही का पानी निकल जाता है। फिर गर्म करके और पानी निकाल के फिर दही में खिंचाव उत्पन्न करते हैं। बार बार टुकड़ों को पलटते रहते हैं, पानी निकालते रहते हैं और अम्ल का निर्माण निरंतर होता रहता है। फिर इन टुकड़ों को मशीन में से निकाला जाता है, जो बड़े टुकड़ों को पतली पट्टियों में काट देती है। और फिर इसमें नमक भी डाला जाता है, जिससे कि और भी ज़्यादा दही का पानी आराम से निकल जाए और साथ में उसमें जो हानिकारक जीवाणु है वो नष्ट हो जाए। फिर उसको दबा के रखा जाता है और जिससे कि उसकी आर्द्रता कम हो जाती है, होती जाती है, और कुछ दिन लगते हैं उसको मतलब पूरा मेच्योर होने में। और कभी 2 महीने लगते हैं, कभी और भी ज़्यादा लगते हैं। मतलब कौन सा वाला चीज़ बना रहे हैं उसके हिसाब से 2 से 12 महीने के लगभग उसमें लगते हैं। और अलग अलग टाइप से उसके अंदर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही वो बन जाता है तो उसके अंदर एक ख़ास खुशबू उत्पन्न हो जाती है। बी वाइटामिन्स बढ़ जाते हैं उसमें और कुछ एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स भी बढ़ते हैं। फिर ये सब होने की वजह से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक है। फिर उसको फ्रीज़ में रखना बहुत ज़रूरी है और कवर करके रखना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये इस तरह की इसकी रेसिपी है और ये आप बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं, सब्जियों में और रिच जो भी चीज़ें हैं आपके जितने भी तरह के पिज़्ज़ा वगैरह है वो सब में इसका बहुत उपयोग होता है। इसलिए अब आप लोग इससे परिचित हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इससे रेसिपीज़ और किस तरह से बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मैं अभ्यास के प्रश्न दे रही हूँ, ये प्रश्न आप करके रखें और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेसिपीज़ और उसके संबंधित प्रश्न दूंगी। तो पहला है दूध के विभिन्न प्रकार बताइए, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और दूध की पोषक महत्ता पर टिप्पणी लिखिए। धन्यवाद।